हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हम लोग पढ़ रहे थे भारत की राज्य व्यवस्था लक्ष्मीकांत से, और उसमें पढ़ रहे थे पहला चैप्टर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। हम लोगों ने कंपनी का शासन समाप्त कर लिया था। एक महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको देना चाहता हूं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं सीसीआरटी वेबसाइट्स पे जो आर्ट एंड कल्चर के मटेरियल है उस पे वीडियो बनाऊंगा, तो मैं उस पे अवश्य वीडियो बनाऊंगा। अभी पीपीटी पे कार्य चल रहा है। थोड़े दिनों में आपको उस वेबसाइट से रिलेटेड वीडियोस भी मिल जाएंगे। तो चलिए लेसन की शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम लोग कंपनी का शासन पढ़ चुके थे, तो इसमें हम लोग देखेंगे ताज के शासन के बारे में। ताज के शासन के अंतर्गत हम लोग 1858 का भारत शासन अधिनियम देखेंगे, 1861 का भारत परिषद अधिनियम देखेंगे, 1892 का भारत परिषद अधिनियम देखेंगे, भारत शासन अधिनियम 1909 जिसको मार्लेमेंटो सुधार भी कहा जाता है उसको देखेंगे, और भारत शासन अधिनियम 1919 के बाद में भारत शासन अधिनियम 1935 देखेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 1857 में क्रांति होती है, और 1857 की क्रांति के पश्चात भारत से कंपनी का शासन समाप्त कर दिया जाता है और ब्रिटिश क्राउन का शासन स्थापित होता है। तो ब्रिटिश क्राउन के शासन के अंतर्गत भारत शासन अधिनियम 1858 पहला अधिनियम था। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताओं को अगर हम देखें तो पहली विशेषता है निदेशक मंडल और जो नियंत्रण बोर्ड था उसको समाप्त कर दिया गया। इन दोनों की शुरुआत हुई थी पिट्स इंडिया एक्ट 1784 से। तो इस तरीके से जो द्वैध शासन प्रणाली 1784 से शुरू हुई थी उसको समाप्त कर दिया गया, और अब एक नए पद का सृजन किया गया जिसको कहा गया भारत का राज्य सचिव। जो भारत का राज्य सचिव था उसकी परिषद भी एक बनाई गई जिसमें 15 सदस्यीय परिषद थी, और इसका मुख्य कार्य जो था वो भारत राज्य सचिव को हेल्प करना था। इसके साथ ही साथ जो ये भारत राज्य सचिव एवं उसकी परिषद थी उसका वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाना था, और भारतीय मामलों को ब्रिटिश संसद के सीधे नियंत्रण में रखा गया। मुगल सम्राट का जो पद था उसे भी समाप्त कर दिया गया, और भारतीय राज्य सचिव को ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी बनाया गया, और भारत के गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाने लगा, जो कि सीधा प्रतिनिधि हो गया क्राउन का। तो अब आपको बताना है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था। देखिए, मैं कुछ पॉइंट बता रहा हूं जो पीपीटी में नहीं है, लेकिन आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो ये मेनली था भारत शासन अधिनियम 1858। अब देखते हैं भारत परिषद अधिनियम 1861। तो इसके माध्यम से भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव डाली गई, और इसके मुख्य प्रावधानों में देखें तो सबसे पहला प्रावधान यही था कि कार्यकारी परिषद की जो सदस्य संख्या 4 थी उसे अब 5 कर दिया गया। वायसराय की जो विधान परिषद थी उसमें न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 सदस्यों को मनोनीत करने का विचार इसमें रखा गया, जिनमें से जो मनोनीत सदस्य थे आधे गैर सरकारी होने थे। तो अगर 12 सदस्य मनोनीत हो रहे हैं तो उनमें से आधे गैर सरकारी होंगे, मतलब कि 6। साथ ही साथ जो बनारस के राजा थे और पटियाला के महाराजा थे और सर दिनकर राव, इनको विधान परिषद में 1862 में मनोनीत किया गया था। अगर आप देखेंगे तो ये अधिनियम जो है वो एक तरीके से विकेंद्रीकरण की शुरुआत करता था। इसी अधिनियम के माध्यम से समविभागीय प्रणाली पोर्टफोलियो सिस्टम शुरुआत हुई। साथ ही साथ बंबई मद्रास प्रेसिडेंसी जो थी उनको पुनः विधायी शक्तियां दे दी गई, जो कि उनसे पहले छीन ली गई थी। वायसराय को एक विशेष अधिकार दिया गया कि वो आपात स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है, लेकिन इस अध्यादेश की वैधता 6 माह होगी। और कुछ स्थानों पर विधान परिषदों का भी गठन किया गया, जैसे कि बंगाल में, पंजाब में। तो ये इस अधिनियम के मुख्य बिंदु थे। अब देखते हैं हम लोग 1892 का भारत शासन अधिनियम या भारत परिषद अधिनियम। इसका मुख्य उद्देश्य विधान परिषद का विस्तार करना था, और केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई।
लेकिन ये याद रखिएगा कि यहाँ पे बहुमत जो है वो सरकारी सदस्यों का ही बना रहा। तो गैर सरकारी सदस्यों की संख्या तो बढ़ाई गई, लेकिन जो बहुमत था वो सरकारी सदस्यों का ही बना रहा। अब वार्षिक बजट पे बहस भी कर सकते थे, साथ ही सार्वजनिक हित के मुद्दों पे प्रश्न भी पूछ सकते थे, लेकिन ये याद रखिएगा कि आप पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। साथ ही केंद्रीय और प्रांतीय जो विधान परिषद थी उनमें गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के अप्रत्यक्ष एवं सीमित चुनावी प्रावधान भी किए गए। तो ये इस एक्ट के मुख्य बिंदु थे, भारत परिषद अधिनियम 1892 के। चलिए आप देखते हैं अगला, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। इसको मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। तो मार्ले थे राज्य सचिव और मिंटो थे वायसराय। इसके माध्यम से केंद्रीय विधान परिषद में सरकारी सदस्यों का बहुमत रखा गया, लेकिन प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की बहुमत की व्यवस्था की गई। इसमें एक चीज और याद रखिएगा कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य जो विधि सदस्य के रूप में नियुक्त हुए थे उनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय सदस्य थे। इसमें बजट पे वाद विवाद और अनुपूरक प्रश्न पूछने की व्यवस्था भी की गई। अगर हम इस एक्ट को देखें तो इसका मुख्य रीजन ये था कि बंगाल में विभाजन हुआ था। तो नरम दल और गरम दल में, बंगाल विभाजन के बाद में नरम दल और गरम दल में कांग्रेस विभाजित हो गई थी। तो जो सरकार थी, ब्रिटिश सरकार थी, वो नरम दल को आकर्षित करने के लिए ये मुख्यतः ये प्रावधान, ये जो अधिनियम है वो लाई थी। साथ ही साथ मुस्लिम समुदाय को संवैधानिक सुधारों से भय था। उनको लगता था कि सभी संस्थाओं में हिंदुओं का वर्चस्व हो जाएगा। इसीलिए एक जो है आगा खां के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल जो है मिंटो से मिलता है और पृथक निर्वाचन की बात करता है। तो इस अधिनियम में मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन भी प्रदान किया गया था, अर्थात सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत भारत परिषद अधिनियम 1909 से होती है। साथ ही इसमें प्रेसिडेंसी कारपोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालयों और जमींदारों को भी अलग प्रतिनिधित्व दिया जाता है। इसीलिए आप देखेंगे तो गांधी जी मार्ले एवं मिंटो सुधार के लिए एक लाइन कहते हैं कि मार्ले एवं मिंटो ने हमारा सर्वनाश कर दिया। तो ये एक तरीके से भारत में सांप्रदायिकता का जनक साबित हुआ ये अधिनियम। चलिए अब अगले अधिनियम को देखते हैं, 1919 का भारत शासन अधिनियम। इसको मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। मॉन्टेग्यू थे भारत के राज्य सचिव और चैम्सफोर्ड थे वायसराय। इसके पीछे रीजन क्या थे इस अधिनियम के पीछे? देखिए 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का हो जाता है समझौता। तो उसके बाद में कांग्रेस जो है वो पृथक निर्वाचन स्वीकार कर, इससे क्या होता है कि सरकार का मनोबल बढ़ता है कि वो अन्य जो वर्ग हैं उन पे भी पृथक निर्वाचन को विस्तारित कर सके। साथ ही साथ भारतीय सचिव ने जो अगस्त घोषणा की थी कि भारत में स्वशासन करने वाली संस्थाओं का क्रमिक विकास किया जाएगा और भारत में उत्तरदायी शासन लाया जाएगा, इस आधार पे भी भारत शासन अधिनियम जो है वो आया था। तो इसमें प्रावधान क्या किए गए थे? इसमें केंद्र में द्विसदनीय विधायिका बनाई गई थी, जिसमें एक थी राज्य परिषद और दूसरी थी केंद्रीय विधानसभा। इसमें क्या है, प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी और प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। साथ ही साथ प्रांतीय विषयों को दो भागों में डिवाइड किया गया था, हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय। हस्तांतरित विषय वे थे जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे और इनका संचालन गवर्नर करता था, और आरक्षित विषय वे थे जो कि विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। इनका जो संचालन है वो गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद करती थी। ठीक है, तो हस्तांतरित विषय विधायी परिषद के प्रति उत्तरदायी थे और आरक्षित विषय विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। उसके बाद में इस अधिनियम में
विधान परिषद में निर्वाचित, मनोनीत सरकारी और मनोनीत गैर सरकारी सदस्यों की भी व्यवस्था की गई, जिसमें से 71% जो निर्वाचित थे और 18% मनोनीत सरकारी थे और 11% मनोनीत गैर सरकारी थे। इसमें सीमित मताधिकार दिया गया, सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल इसमें भी था, लोक सेवा आयोग के गठन की बात की गई, निर्वाचक क्षेत्रों को 2 भागों में विभाजित किया गया, सामान्य और विशिष्ट। जो सांप्रदायिक निर्वाचन था उसको सिख, ईसाई, आंग्ल, भारतीय और यूरोपियों तक विस्तारित किया गया। केंद्रीय बजट से राज्य बजट को अलग किया गया और एक वैधानिक आयोग के गठन की बात की गई, जिसको 10 वर्ष बाद रिपोर्ट अपनी प्रस्तुत करना था। तो इसी अधिनियम के आधार पर ही 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन होता है, जैसा कि अब आप जानते हैं। साथ ही साथ एक लंदन में भारत के उच्चायुक्त कार्यालय का सृजन भी किया गया, जिसका जो राजस्व था, जिसका जो वेतन और खर्च था वो भारतीय राजस्व पर भारित किया गया और इसकी जो नियुक्ति थी वो भारत सरकार के परामर्श से की जानी थी। किंतु जो भारत सचिव उसका विभाग था उसका खर्च अब ब्रिटिश संसद पर आरोपित किया गया। इस तरीके से संसदीय नियंत्रण को इसमें बढ़ाया गया। तो ये था भारत परिषद अधिनियम 1919। इसके संदर्भ में गांधी जी का कहना था कि यह सुधार अधिनियम जो है वो भारत के आर्थिक शोषण और उसे गुलाम बनाए रखने की प्रक्रिया का अंग है। सुभाष चंद्र बोस इसे बेड़ियों का जाल कहते थे। तो ये एक तरीके से सीमित मताधिकार, द्वैध शासन जिससे सामूहिक उत्तरदायित्व का ना होना, ये सभी इसी अधिनियम की सीमाओं को रेखांकित करते हैं। आयोग 1927 नवंबर 1927 में 7 सदस्यीय वैधानिक आयोग का गठन किया गया। इसके सभी सदस्य ब्रिटिश थे। इस कमीशन का मुख्य उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन की दिशा में कहां तक प्रगति हुई है इसको जांचना था। इस आयोग के सभी सदस्यों का अंग्रेज होना ही इसका विरोध का कारण था, इसीलिए इसे श्वेत कमीशन कहकर इसका बहिष्कार किया गया और साइमन विरोधी जो आंदोलन था वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक निर्णायक दौर में ले गया। चलिए अब देख लेते हैं सांप्रदायिक अवार्ड। देखिए, रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा अगस्त 1932 में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर एक योजना बनाई गई थी और इसमें दलितों के लिए भी अलग निर्वाचन व्यवस्था का विस्तार किया गया था। तो सांप्रदायिक अवार्ड मेनली दलितों को पृथक निर्वाचन देने के संदर्भ में थे, लेकिन इसको लेके गांधी जी ने यरवदा जेल में अनशन कर दिया और उसके बाद में कांग्रेस और दलित नेताओं के बीच में पूना पैक्ट हुआ, पूना समझौता हुआ, जिसमें भीमराव अंबेडकर दलित नेताओं की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से मदन मोहन मालवीय ने पूना पैक्ट पे हस्ताक्षर किए। तो ये याद रखिएगा कि कांग्रेस की तरफ से किसने हस्ताक्षर किए थे, तो मदन मोहन मालवीय ने हस्ताक्षर किए थे पूना समझौता पे। चलिए अब देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1935। तो इसके मुख्य प्रावधान देखते हैं। तो यह अधिनियम भारत में संघीय शासन प्रणाली की नींव रखता है। इसमें संघ को 2 इकाई ब्रिटिश भारतीय प्रांत और देशी रियासतों में बनाने की बात कही गई थी, लेकिन यह संघ कभी भी अस्तित्व में नहीं आ सका। इसमें केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था की बात की गई और राज्यों में जो द्वैध शासन था उसको समाप्त कर दिया गया, जो 1919 के अधिनियम के माध्यम से आया था। अब केंद्र और राज्य के बीच में शक्ति का विभाजन किया गया और यह शक्ति विभाजन 3 सूचियों के आधार पर हुआ: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची में थे 59 विषय, राज्य सूची में थे 54 विषय और समवर्ती सूची में थे 36 विषय। यहाँ पे सही कर लीजिएगा, ये 36 विषय थे। साथ ही साथ जैसा मैंने कहा कि प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया और प्रांतीय स्वायत्तता की बात की गई। इसके आधार पे 1937 में संघीय न्यायालय बनाया गया, लेकिन अभी भी जो विवाद निपटान होता था उसकी अंतिम अदालत जो है वो प्रीवी काउंसिल था, जो कि ब्रिटेन में था। 1937 में इसी एक्ट के माध्यम से बर्मा को अलग कर दिया गया, आरबीआई की स्थापना की गई, संघ लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग की बात इसमें की गई।
दलित, महिला, मजदूर वर्ग के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था की बात की गई। 11 राज्यों में से 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था बनाई गई। मताधिकार का विस्तार किया गया। अब लगभग 10% जनसंख्या को मत देने का अधिकार प्राप्त था। एक चीज और याद रखिएगा आप इस अधिनियम में कि गवर्नर जनरल को विवेकाधीन शक्ति दी गई थी आपातकाल में। तो ये मेनली था भारत शासन अधिनियम 1935। इसको नेहरू ने दास्ता का प्रावधान कहा। और अगर देखा जाए तो भारतीय व्यवस्था में, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में या भारतीय संविधान के निर्माण में इसने अनेक संवैधानिक प्रावधानों का आधार तैयार किया है। इस लहजे से भारत शासन अधिनियम 1935 अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस लेक्चर में इतना ही था। इस तरीके से हम लोग अपना पहला चैप्टर पूरा करते हैं। धन्यवाद।